सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। बानी पीटीआई ने वजीर आला की तब्दीली का फैसला करके नई बहस छेड़ दी है। अडियाला जेल से जारी चार्जशीट में अली अमीन गंडापुर पर अमनो अमान कायम रखने में नाकामी और अफगान पॉलिसी पर वफाक के सामने नरम रवैया इख्तियार करने के इल्जामात लगाए गए हैं। अहम बात यह है कि इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने जिला और अगजई में शहीद होने वाले 11 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की शहादत के वाक़े का जिक्र किया, जिसके बाद आज डीआई खान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज के एक मेजर शहीद हो गए। क्या वाकई अली अमीन को हटाने की यही वजूहात हैं या मामला कुछ और है? क्योंकि कहा यह जाता है कि अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की बहन और अहलिया से महाजाराई महंगी पड़ चुकी है, जिसके बाद अब इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला के लिए नामजद किया है। आम बात है कि सुहेल आफरीदी पर तालिबान नवाज होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसके अलावा कुछ लीगल चैलेंजेस भी उनका पीछा कर रहे हैं कि इस बैकग्राउंड के साथ नए वज़ीर आला बानी पीटीआई की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे। उधर दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े में अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रात नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक ने नवाबशाह में सदर जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें कहा जाता है कि दोनों जमातें बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गई हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए सीसी का इजलास बुलाने का ऐलान किया है। देखना है कि अब दोनों जमातें आगे के लिए क्या रास्ता इख्तियार करती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बेग साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, सबसे पहले तो ज़रा वज़ीर आला गंडापुर की तब्दीली पे बात करते हैं। इनको हटाना आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था और जो रीजनिंग की जा रही है वही रीजनिंग है या मामला कुछ और है? बहुत शुक्रिया आदिल। बेसिकली तो ये काफ़ी मेरे ख्याल में अरसे में इनके इंटरनल ये मामला चल रहे थे कि जी गंडापुर साहब जो है वो बहुत से लोगों को नाराज़ किए बैठे थे और बहुत से लोगों को खुश करना ज़रा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट में हो या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक ऐसी पोजीशन हो, लेकिन ये जो हटाने का फैसला है ये मेरे ख्याल में तो इतना इजी नहीं होगा और इतनी जल्दी भी नहीं होगा। इसमें नेचुरली कुछ और पावर्स प्ले करेंगी और ये थोड़ा सा और हो सकता है ज्यादा देर के लिए लिंगर ऑन हो जाए। टाइम एक्सेप्ट होना भी इतना आसान नहीं होगा और फिर दूसरे बंदे को इलेक्ट कराना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये एक ऑलरेडी वो प्रोविंस क्राइसिस में था तो अभी मजीद क्राइसिस में चला जाएगा। पॉलिटिकली इनको नए चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्ट कराना भी मेरा। आप कह रहे हैं आपको लगता है कि इतना आसान नहीं होगा नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना? आपको लगता है कि ये लिंगर ऑन होगा और काफ़ी अरसे से ये सब कुछ ज़ाहिर है हम देख रहे हैं, ये चल रहा था सिलसिला, आज गए कि कल गए, लेकिन ज़ाहिर है हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ था तो इसलिए कोई हतमी तौर पर कह नहीं पा रहा था और फिर कुछ और एलिमेंट सोचे जा रहे थे। अब आपके ख्याल में इसमें लिंगर ऑन होगा काम? मैं इस पर ज़रा मज़ीद तफसील से डिस्कशन करूँगा, लेकिन पहले इसार राना साहब मुझे बताइएगा कि ये जो गंडापुर साहब की रुखसती है वो इमरान खान साहब की बहन से के ऊपर इल्ज़ामात और नाराज़गी की वजह से हुई है, उनकी अहलिया की नाराज़गी की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है? योर टेक ऑन। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। इमरान खान माजी में जो उन्हें हिदायत देते रहे वो उसको नहीं फॉलो करते थे। बजट के ऊपर उन्होंने सरीहन इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वर्जी की। फिर जो वहाँ पे ऑपरेशन जारी है उस पर इमरान खान उन्हें बारहा कह चुके थे कि बतौर सीएम वो इस पे अपना एक्शन लें और वो इस ऑपरेशन से अलहदगी करें। फिर मिनरल्स का भी इशू था। अब ताज़ा तरीन सनम जावेद, फलक जावेद की गिरफ्तारी भी बड़ा मैटर कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके एक फैसले की तरफ गए और फिर इमरान खान ने ये वैसे
इमरान खान ने देखा जाए तो उन्होंने उनकी इज्जत ही बचाई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर 90 दिन में मैं इमरान खान को रिहा नहीं करा सका तो इस्तीफा दे दूंगा, तो ऑलमोस्ट 90 दिन ही हो गए आज, तो एक इज्जत बच गई, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अब देखें आगे जाके जो इमरान खान ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। पहले तो गवर्नर साहब भी मौजूद हैं, फिर उसके बाद अदम एतमाद भी मौजूद है, नंबर्स गेम भी मौजूद है, तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि केपी में एक नया सियासी जो जंग है वो शुरू हो गई। बड़े इंटरेस्टिंग दोनों पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं। एक तो लिंगर ऑन होगा, बेग साहब का ये ख्याल है, और इसार राना साहब कह रहे हैं ज़ाहिर है डिफ़िकल्टीज़ होंगी अभी, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो बेसिकली देयर इज़ मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड लिप्स। आपको क्या लगता है कानूनी तौर पे क्या मुश्किलात होने जा रही हैं? आदिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो इसका डेफिनेटली एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट वो आएगा, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसलिए भी ज़्यादा आएगा चूँकि जब आपकी रिज़र्व सीट्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजमेंट आ गई है, तो उस जजमेंट के बाद जितने भी लोग ऐसे थे जिन्हें SIC की बुनियाद के ऊपर जो फर्स्ट राउंड के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें SIC का या PTI का डिक्लेयर किया था, अब इंडिपेंडेंट हो गए, वो अब सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और जब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 63A जो है, जो आपकी 4 कंडीशंस हैं कि आपका वोट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जब आप CM या चीफ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या मनी बिल है, या उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो अब ये है कि अब जितने भी मेंबर्स PTI के वहाँ पे इस वक्त हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और वो किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी चीज़ को ग्रुप की सूरत में भी रह सकते हैं, दूसरे भी हैं। तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल आएगा, और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइमिंग की बुनियाद के ऊपर शायद ये फैसला जो है इसको PTI के लिए इसका एक बड़े रिपरकशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आएंगे, पॉलिटिकली भी आएंगे, कि जब आप एक टर्मोइल की सिचुएशंस के अंदर हैं और उस वक्त आपने ये किया, और जिस तरह PTI के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं KPK के अंदर, तो एक वो आएगा। डू यू सी पॉलिटिकल टर्मोइल इन KPK? डेफिनेटली। तो जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, या जिस तरह का एक नैरेटिव जो है वो आपने टेररिज्म पे क्रिएट किया हुआ है, और कल जिस तरह कोर कमांडर की मीटिंग्स भी आई है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी टेररिज्म के ऊपर जो है वो जो पॉलिटिकल पैटर्नेज है, हम उसको किसी सूरत के अंदर वो विल नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, तो इन सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए कि अगर कहा ना क्राइम और पॉलिटिकल जो लहदा होनी चाहिए, लहदा होनी चाहिए, नेक्सस नहीं है। और अगर उसके अंदर कुछ चीज़ इस तरह की आती है कि सिर्फ आपने यही नैरेटिव लेके आना है कि हमने जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग एंटी टेररिज्म, या जो फेडरल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर बावजूद भी इलेक्शन वो हो जाता है उस चीज़ के अंदर, तो सर्वाइवल जो है वो बड़ी मुश्किल उसके अंदर आएगी, चूँकि इनसाइड असेंबली के अंदर इतने लोगों को इकट्ठा करना, चूँकि ये असेंबली अपने टेन्योर के अंदर दूसरा चीफ मिनिस्टर करने जा रही है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, आर्टिकल 63A नहीं है, ऑपोजिशन के 53-54 मेंबर हैं, उनको 17-18 चाहिए, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आपके ख्याल में सुहेल आफरीदी को नामजद करने की बेसिक रीजन क्या है? और क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है ना जी, बहुत सारी, मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हैं इसको, और जो नए वज़ीर आला से इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या होंगी? जैसे भी राना साहब ने भी एक रेफरेंस दिया कि जी वो वॉर ऑन टेरर में भी उस तरह कॉपरेट नहीं कर रहे थे, जो उनकी पॉलिसी है इमरान खान की वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, और फिर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने गिनवाए राना साहब ने। लेकिन आपके ख्याल में वो क्या कर सकेंगे ऐसे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए आदिल, अगर जो लोग पर्सनली खान को जानते हैं वो भी इतना थॉट्स प्रोटेक्ट करके या कोई इतना सोच समझ के फैसले नहीं करते। ये भी बहुत ही इमेच्योर एज के हिसाब से भी और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया, ये कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें खासा डिले होगा, और वो आप देख लीजिएगा कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये अभी हाफिज साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि रीजनिंग क्या होगी उसके डिले होने की। देखिए वो तो एक टेक्निकल बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे थे, मैं आपको पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ, और जो ऑन ग्राउंड सिनेरियो है मैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगता नहीं है 2 और 2 प्लस नहीं हो सकता। यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है नेचुरली वो एक वॉर ऑन टेरर पे बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे अपनी सेक्रीफाइसेस दे रही है, तो उसमें कोई ऐसा माहौल पैदा करना जैसा कि किया हुआ है उन्होंने KPK में,
देखिए, पाकिस्तान सबके लिए है और ये जो टेररिज्म है ये सबके लिए है। ये जो कुर्बानियां दे रही हैं ये भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारे ही बच्चे हैं। तो मकसद ये है कि आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। और ये जो ठीक बात, हमारा जो बॉर्डर एरिया है इसमें मोस्टली जो वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनका उधर भी और इधर भी खासा इन्फ्लुएंस भी है, बिजनेस भी है, पैसे भी है, स्मगलिंग भी है, हर चीज़ है। तो उसको कंट्रोल तो आपने करना है। सेक्रीफाइस तो कौम दे रही है लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। इस पॉलिटिकल टर्मोइल में आपने नया चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया, मतलब बादशाह हैं आप जहां बैठे हुए आपने कहा जी ये होगा। पर्पस सर, बेग साहब पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? और नहीं देखिए, सिर्फ ये है कि अपने घरेलू खवातीन की ख्वाहिशात हैं। और देखिए जब वो सीट पे बैठा है, मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ गन्नापुर साहब का, वो भी जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे वो सारे दुनिया के सामने है। मकसद ये है कि एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर जो है उसको सोच समझ के एस्टैब्लिशमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सब चीजों को साथ लेके चलना है। अब किसी की ख्वाहिशात पे आप हुकूमत और तर्ज हुकूमत तब्दील नहीं कर सकते। खान साहब ने पूरे 3.25 साल यही किया। अपनी खवातीन जो घरेलू खवातीन है उनके कहने पे आप चले और आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अभी भी आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जो अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो आपने देखा सब दूर हो गए, क्योंकि वहां पे एक नॉन पॉलिटिकल जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो खवातीन है, ये जब डिसीजन करती हैं। अब ये कैसे डिसीजन हो गया? ये शख्स आपने कैसे नॉमिनेट कर दिया? उसका कोई क्राइटेरिया बता दीजिए। उस्मान बुज़दार आप कैसे ले आए थे? उसका कोई क्राइटेरिया आपने नहीं बताया। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस का आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और फिर हालत आप देख ली। फिर 2 खवातीन साथ लगा दी। वो खवातीन गोगी मोगी आजकल कहाँ हैं वो आपको पता ही होगा। तो मकसद ये है कि इस तरीके से कोई लीडर फैसले नहीं करता। ये बादशाह नहीं है ये मुल्क, कि आप बादशाह नहीं है। केपी के बेसिकली बेग साहब आप ये कह रहे हैं कि केपी में गवर्नेंस से ज्यादा या वॉर एंड टेरर के इशू से ज्यादा इमरान खान के लिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए कौन रेजिस्ट करता है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल ऐसे ही है। और आदिल, जिस दिन जो भी नया बंदा चेयर पे बैठेगा तो उसके लिए बिल्कुल विजन क्लियर होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना? वो पहले तो कुछ बढ़के मारना और कुछ करना बड़ा आसान होता है। जब आप चेयर पे बैठते हैं, ब्रीफिंग मिलती है तो आपको हालात का पता चलता है। मैंने बहुत लोग यहाँ हुक्मरान आते देखे और फिर जाते भी देखे, तो पहले और बाद में बहुत फर्क होता है। मैं तो लोगों को अमूमन कहता हूँ ये जो कुर्सियां हैं ना ये इक़्तिदार वाली, इनके अंदर कुछ तवीज दम किए हुए हैं। बंदा बैठते साथ ही बदल जाता है। तो ये इनका फैसला मैं समझता हूँ इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा तहम्मुल से डिसीजन देना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि अब तो खुद पीटीआई के काफ़ी लोग जो है जब उनसे कभी बात होती है तो वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं ये पता नहीं हमारी लड़ाई किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, और हमें पॉलिटिकल फाइट करना थी, हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। और ये मैं आपको केपी पेशावर के लोगों की भी बात बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के लोगों की भी बात बता रहा हूँ, कराची के लोगों की भी बात बता रहा हूँ। लाहौर वालों से ज़्यादा मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। आई एम श्योर उनके जज्बात इससे शायद मुख्तलिफ ना हो, कि अब उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हमारी फ़ाइट जो पॉलिटिकल फ़ाइट थी किस एंगल पे जाके खड़ी हो गई है, कि हम करना क्या चाहते हैं सियासी जमात के साथ। लेकिन ज़ाहिर है सामने आके कोई बात करते हुए अभी भी डरता है, क्योंकि यही हाल होगा जो अली अमीन गंडापुर का हुआ है। राना साहब, आपके ख्याल में जो अफ़गान हमारी नेशनल पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के लिए, वो या वफाक के साथ रेजिस्टेंस कितनी आसान होगी नए चीफ मिनिस्टर के लिए? और अभी तो ज़ाहिर है उनका ये मरहला भी है कि उन्होंने बनना है, उसके बीच में काफ़ी हर्डल्स होंगी। लेकिन आपके ख्याल में क्या मुमकिन है उनके लिए जो टास्क उनको दिया जा रहा है करना? बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि वॉर ऑन टेरर जो है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है, किसी एक का तो मसला है नहीं है, किसी एक इदारे का मसला है नहीं। तो अगर वो उसके खिलाफ कोई स्टांस लेते हैं तो उनके लिए अवाम को के सामने भी बात करना ज़रा मुश्किल होगा। और जहाँ जितनी लाशें गिर रही हैं हमारी, उस पे ये जस्टिफिकेशन देना कि जी जो मारने वाले हैं वो भी मजलूम है, ज़रा एक मुश्किल काम है। तो जो नए सीएम अगर वो आ जाते हैं, जो कि मुझे फ़िलहाल नहीं लगता है, जैसे अभी एहसान भाई भी बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने भी वो
अच्छा किया। ये जो ज़मीर फरोशी के लिए थोड़ा से हमें तरद्दुद करना पड़ता है कि यार ऐसा ज़मीर को फिर जवाब देना पड़ता है, अब उन्हें आज़ाद कर दिया कि भाई अब आप आज़ाद मंडी के जिन्स हैं, जहाँ मर्जी बिक जाएं जाके, अब कोई मसला नहीं है। शुक्र है उनका शनाख्ती कार्ड बरकरार रखा है उन्होंने कि ये पीटीआई के लोग पाकिस्तानी तस्वुर होंगे, ये भी छीन लेते उनसे अब तो कौन सा कोई फर्क पड़ना था। तो इस सारे निज़ाम में अगर आप देखें तो इमरान खान एक तरफ खड़ा है और ये पूरा सिस्टम एक तरफ खड़ा है। जहां पे इमरान खान कोई अपनी गेम मूव करते हैं वो सिस्टम रिएक्ट करता है, जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया कि कदम आगे जाके, तो ऐसा लगता है कि सारे इदारे एक तरफ और वो अकेला एक तरफ है। तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि इतनी आसान लड़ाई है। और इमरान खान एक यूनिक मिसाल हो सकता है, मज़ाहमत की है भी और वो उसने साबित भी किया, लेकिन जो बाहर लोग बैठे वो इमरान खान नहीं है, उनके कुछ और मसाइल हैं, उनकी फाइलें, उनके 10,000 ऐब, उनके 10,000 मसाइल, मुश्किलात, सब कुछ जो है वो उनके अपने इल्म में भी है और जिन्होंने डील करना है उनके इल्म में भी है। तो इमरान खान जेल में बैठ के अकेला अपनी लड़ाई तो लड़ सकता है, लेकिन अगर वो ये समझे कि बाहर के अरकान असेंबली भी उसके साथ उतनी तकलीफ उठा सकते हैं या उतनी पी काट सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं जो आने वाले सीएम होगा, अगर वो पीटीआई के खाते में हुआ तो उसके लिए कोई बहुत आसान काम होगा। हाँ, अगर वो हो गया और अगर वो अफरीदी साहब आके बैठ गए तो हो सकता है उन्हें राम करने, उन्हें रास्ते पे लाने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन कितना वक्त लगे और इस वक्त में क्या क्या सफर करना पड़े ये मैं अभी नहीं कह सकता। गंडापुर रेजिस्ट करेंगे आपके ख्याल में? पाकिस्तान के इदारों के लिए भी मुश्किलात होंगी। गंडापुर रेजिस्ट करेंगे? उनके साथ भी कहते हैं कोई ग्रुप है या वो भी कोई अपनी एक रेजिस्टेंस जारी रखेंगे? जो पहले इतनी लॉबीज हैं पीटीआई के अंदर, एक और ग्रुप या लॉबी बनेगी आपके ख्याल में? देखें, बात यह कि अगर गंडापुर ने सियासत करनी है फिर तो उसे इस फैसले को मीनोन मानना पड़ेगा, और अगर वो ये समझता है कि आइंदा उसने सियासत नहीं करनी या पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी तो फिर जरूर करेगा। और मैं किसी हद तक समझता हूँ, मैं गंडापुर को काफी हद तक ये समझता हूँ कि उसने जो किया बेहतरीन किया, इससे अच्छा हो नहीं सकता था कि वो पार्टी को लेके भी चलता रहा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना के रखी। जाहिर है वो एक पाकिस्तान के सूबे का वजीर आला था और इस्टेब्लिशमेंट माइनस तो वो नहीं चल सकता था। उसने बड़ी बैलेंस कर रखने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इमरान खान की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त तो उसकी लड़ाई इस बात पे आके रुक गई है कि यूं लगता है कि सिस्टम इमरान खान को जेल में बंद रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान जेल से बाहर आने के लिए जोर लगा रहा है, और ये लड़ाई इस तरह की लग रही है कि ये यहाँ पे आके रुक गई है। इसमें अब इमरान खान अभी आपने बात की है ना, जहाँ से बेग साहब ने बात खत्म की है और आपने भी जहाँ पे बात खत्म की है, वैसे मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूरी है बात करना। देखिए, ये जो बेग साहब ने बात की कि गंडापुर की गवर्नेंस बेशक मिसाली नहीं होगी, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरीके से वो निज़ाम को चला रहे थे सूबे को। आपने भी अभी आखिर में ये कहा कि आप समझते हैं इन मखसूस हालात में गंडापुर ने फिर भी दोनों तरफ का बैलेंस क्रिएट रखा। पता, गंडापुर ने किसी जगह पर बैठकर ये बात की। आप देखें, यहाँ पर 12-12 लाशें, शहदा की लाशें आ रही हैं, जो वॉर एंड टेरर, हमारे जो वॉर इस वक्त हम बुनियान मरसूस की सूरत में जो फितना अल खवारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों बॉर्डर्स पे जो डिस्टर्बेंस है, ऐसे वक्त में जब शहदा आ रहे हैं, डिज़ास्टर आ रहे हैं, सूबे में भी और मुल्क में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो गंडापुर ने किसी जगह बैठ कर ये बात की कि मैं जब वफाक से पीएम या और कोई डेलीगेशन या इदारों के सरबराह जाते हैं तो मैं पहले तो चला जाता था, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम के अटेंड करने पे भी विद इन पार्टी रेजिस्टेंस मिलती है और मेरे खिलाफ कैंपेन होती है, तो अब मैंने उनसे माजरत कर ली है कि मैं हर प्रोग्राम में नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे फिर विद इन पार्टी रेजिस्टेंस मिलती है। तो अब देखें, इस किस्म के सेंटिमेंट को आप जहन में रखें कि वज़ीर आला इन हालात में काम कर रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकूंगा क्योंकि मुझे तस्वीर खिंचवाना या खड़े होना भी जो है वो महंगा पड़ जाता है। हालांकि वो किसी डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में या टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में था, तो आप दोनों की बात को मैं कहूँ कि वो किसी महफिल में ये जिक्र कर चुके हैं और मुझे इसका इल्म है। सो बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट है, इट्स नॉट ईजी टू डील विद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इशूज़ हैं केपीके से रिलेटेड, उस पर कुछ डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हाफिज एहसान साहब, थोड़ी सी हल्की सी
राना साहब ने लगा भी दिया, उन्होंने कहा है कि वो 63 है, एक सिस्टम पूरा रजिस्ट कर रहा है जब भी वो कोई डिसीजन करते हैं। लेकिन मुझे सर इससे हटकर ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अभी ये तोशाखाना का केस भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अब अगर ये भी आएगा तो भी एक इम्प्रेशन यही जाएगा कि यार ये सब चीज़ें एक ट्रेजेक्ट्री है, एक क्रोनोलॉजी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है इन हालात में। आदिल देखें, चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉलिटिकल होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप जिस पोजीशंस के अंदर होते हैं उसके अंदर बैठ के आपको कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब जो नैरेटिव 2022 से लेके जो आज का दिन यानी कि 2025 अक्टूबर के अंदर हम आए हैं, तो जितने भी आप पीटीआई के या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस आप देखें तो उनके अंदर आपको जो है एक पॉलिटिकल लीगल इमेच्योरिटी भी नज़र आएगी। अब ये ठीक है, आपके जो भी इंटरनल डिफरेंसेस, मैं ये समझता ये हूँ कि शायद जो वॉर ऑन टेरर है उसको नेक्स्ट किया जा रहा है गंडापुर के साहब के साथ, हालांकि ऐसी कोई चीज़ ऐसी है नहीं है। क्योंकि और शायद क्या थी आपकी क्या मालूमात? मेरा ख्याल ये है कि जो इनके इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस फ्रॉम डे वन थे जो पीटीआई के थे, उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं और आखिर चीज़ें उस लेवल पे चली गई कि जिसकी तरफ शायद बेग साहब ने इशारा भी किया है। और उसके अंदर आप ये देखें ना कि ये लेवल जो है वो चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि वो उसका अलाकार है, वो कह रहा है कि उसका अलाकार है, फिर पुशावर के वो क्योंकि कहते हैं वो 26 नवंबर के बाद जिस तरह गंडापुर गए उसके बाद उनके बुशरा बीबी के साथ भी जो ताल्लुकात थे उस नौयत के नहीं रहे। और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने जो अलीमा खान साहिबा पे इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एक एजेंसी जो है वो कर रही है, मदद कर रही है और वो उनके साथ कनेक्ट हैं और वो पार्टी को नुकसान दे रही हैं, तो उनकी बहन का अकाउंट या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो डोमिनेट कर गया और गंडापुर साहब की छुट्टी आपको चीज़ बताऊं, चल रहा था, पक रहा था ये कई महीनों से, लेकिन ये क्लाइमेक्स जो है वो इस बात पे पीटीआई के अंदर जो है हमारे दोस्त हैं सारे, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, मैच्योरिटी भी नहीं है, और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं करते कि कोई जो थोड़ा सा आगे जाने लगता है। और अब भी मैं समझता ये हूँ कि आप ये देखिएगा कि मुझे नहीं लग रहा कि जी ये चीज़ें जो इस तरह स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं जाती, लेकिन प्रोविंस जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि जी गवर्नर 112 जो आर्टिकल उसके नीचे असेंबली डिज़ोल्व करे, असेंबली ने विद इन असेंबली इसको रिजॉल्व करना है। और जब आप पाकिस्तान नहीं अभी तो कर दिया है, अब ये है कि अगर नहीं है तो किसी और को मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का एक सूबा है, फेडरेटिंग यूनिट्स है, आप किस तरह उसको टक्कर दे सकते हैं कि जी। और वॉर ऑन टेरर वो है कि बाय द वे नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर उस इमरान खान ने दस्तखत किए थे, वो एक 20 नकाती प्रोग्राम बना था, उसके ऊपर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, उसको फिर इन्होंने अपने दौर के अंदर एक्सटेंड किया था। और फिर अल्टीमेटली जाके हुआ यह है कि जो सजाएं भी वहां पे खत्म हुई थी, इनकी गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उनको सस्पेंड भी करवाया गया था। खुद ही फिर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि शायद वॉर ऑन टेरर के अंदर शायद एक सिम्पथी वाला एक एलिमेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान की चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, मेरा नहीं ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वो इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे कि आप एक पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के आगे जाके कोई सूबा जो है उसको कॉन्फ्रंट करे। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब है, ना नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुनासिब है, और ना ही उस लोगों के ब्रीफ बताएं। फिर अगर ये करते हैं उसी तरह रेजिस्टेंस और अपना सीएम ले आते हैं, तो वफाक के पास क्या ऑप्शन है? देखिए ना, मैं ये समझता ये हूँ कि गवर्नर राज लगेगा। नहीं देखिए, गवर्नर राज की सूरत तो तब आएगी ना कि जब ये पहले हिच क्रॉस करेंगे। अगर ये पहले ही नहीं होता फिर बाल कहीं और चली जाएगी, और अगर वो कर लेते हैं तो शायद चीज़ें और अगर फिर भी नहीं है तो फिर उनके पास आर्टिकल 232, 33, 34 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट का रिजॉल्व ये है कि जो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जिसके अंदर डेली आपके शोहदा, कल कर्नल शहीद हुए या बलूचिस्तान, लेकिन गवर्नर राज लग सकता है, लग सकता है उस चीज के अंदर कि अगर आप डिफाई करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट जो है आप उसे टारगेट करते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक विंडो प्रोवाइड करता है। साहब ये 2014 वाला नेशनल एक्शन प्लान का भी हवाला दे रहे हैं, ज़ाहिर है उसके 20 पॉइंट्स में पूरी तमाम पार्टीज ने इत्तेफाक किया था, और अभी तो उसके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर ही काम हुआ है, बाकियों पे तो अभी तक काम होना बाकी है। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पॉलिसीज आपको पता है पॉलिटिकल स्टांस के साथ चेंज होती रहती हैं सबकी, ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर फिर विक्टिम कार्ड खेले जाते हैं मुख्तलिफ नाम लेके। बेग साहब, आपके ख्याल में गवर्नर राज के भी हालात बन सकते हैं अगर वो ये ब्रिज अबूर कर जाते हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल वाला ब्रिज है केपी गवर्नमेंट का? आपको लगता है फिर गवर्नर राज लग सकता है?
आदिल साहब, बेसिकली तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तो गंडापुर साहब कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात ये है कि गवर्नर आज मैं समझता हूँ कि किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। असेंबली मौजूद है, उसमें आपने देखना है मेजॉरिटी कौन गेन करता है और कौन नहीं गेन करता। ठीक है। और आपको पता है कि वो मनूवरिंग हो जाती है। केपीके के लोग बहुत अच्छे हैं, वो इस लिहाज से अच्छे हैं कि उनको पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में आपको याद होगा, सेनेट में 20 लोग इनके एमपी बिक गए थे, बड़े बड़े नाम थे। उन्होंने पैसे लिए तो इन्होंने बाद में उनको निकाल भी दिया इमरान खान ने। अभी भी जो सेनेट के इलेक्शन केपीके में हुए हैं, आपको पता ही है कि कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ और कौन से लोग जीते। तो मकसद ये है कि अभी अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू करेगा। गवर्नर राज की अगर किसी की सोच हुई तो वो मैं समझता हूँ नहीं लगाना चाहिए। आप प्लस माइनस जो भी है ऊपर नीचे करेंगे ये लोग, तो वहीं से एक इनका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा। वो अफरीदी साहब होते हैं या कोई और होता है। लेकिन इस सूरत में प्रोविंस के अंदर जो इस पहले से ही बहुत बुरे हालात थे, अभी मजीद पॉलिटिकली आपने उसको अपने फैसले से, मतलब आप चेंज चाहते क्यों थे? कोई शख्स अगर खान से पूछे कि आप इस चेंज के पीछे रीजन बताएं क्या है, करप्शन थी, इंतजाम ठीक नहीं चल रहे थे, क्या रीजन है, क्या आप गेन करना चाहते हैं? जिसको आप लाना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस बता दीजिए कि उसने कोई कंपनी चलाई हो, उसने कोई अदारा चलाया हो। ये मतलब मजाक है कि आप एक बकरी चराने वाले सरदार को लाके आपने पंजाब में बैठा दिया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, अभी आप किसी और को ले आए। ये आपका मतलब आप बादशाह नहीं है। मैं बार बार इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लोग इस तरीके से फैसले नहीं करते जिस तरह से ये कर रहा है अकेला। मतलब ऑर्डर कर दिया और बाकी पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती। और जहां तक बात है ना अली अमीन गंडापुर की, इनकी सिस्टर के बारे में या बाकी लोगों के बारे में कि जी वो राब्ते में हैं दूसरों के, तो मैं वसूख से कहता हूँ ये सारे लोग राब्ते में हैं और सारों की ख्वाहिश होती है। इनके जो बड़े बड़े लीडर आप टीवी पे देखते हैं ना, आदिल, ये 4-4 दिन मुलाकात के लिए बैठे रहते हैं इस्लामाबाद में, ये अभी फोन आएगा तो हमें बुलाएंगे। मैं जानता हूँ मोहसिन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं तो बतौर एंकर बैठा हूँ तो इसलिए तज्जियाकारी नहीं कर सकता आपकी तरह फिलहाल, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। आपको पता है कि मुझे भी चीजों का पता होता है। एक वो रोज जिन्होंने कल ऐलान किया, 4 दिन वो एक बंदे के साथ मुलाकात के लिए बैठे रहे। खुदा जानता है, आपने इतनी बड़ी बातें मत करें क्योंकि लोगों को ना गुमराह कर रहे हैं आपने ऐसा। बेग साहब, मैं आपको बताऊं कि लेवल भी अगर बंदा सुने तो हैरान रह जाता है कि किस किस लेवल पर रास्ते में है। ये तो वो दिन तो चले गए जब जी आदिल, अल्लाह की कसम मैं लेवल बताने लगा तो फिर मैं चुप कर गया। ठीक है, क्योंकि हर लेवल हमारे लिए काबिल एहतराम है और सभी लोग भी काबिल एहतराम है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अवाम को एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और लीडर्स जो है वो राब्ते में हैं और हर तरह की गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, सियासी जिद्दोजहद बेशक हो, लेकिन कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे ना जाए जहां पर मुल्क को या सूबे को नुकसान होता है। राना साहब, आपके ख्याल में आपको भी लगता है कि गवर्नर राज का भी कोई इम्कान है, या फिर आपको भी लगता है कि, लेकिन जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि वो अभी शायद वो कंटिन्यू करेंगे गंडापुर साहब, आपको क्या लगता है अफरीदी साहब की स्मूथ सेलिंग, सॉरी आपने तो पहले कह दिया कि नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि गवर्नर राज का भी इम्कान है? हाँ, क्यों नहीं इम्कान है। और अगर सिस्टम को ये महसूस हुआ कि इमरान खान का सीएम आ सकता है और तमाम इफ एंड बट्स और प्लस माइनस के बाद, तो ये भी पॉसिबल है, क्यों ऐसी बात नहीं है। तो हम ये कहें कि ये आइन में इस तरह का है, आइन में उस तरह का, तो आइन की क्या वो है। आइन तो 90 दिन में इंतखाबात का कहता था। जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी तो नहीं हुए। चीफ जस्टिस शोर मचाता रहा तो किसी ने उसकी नहीं सुनी। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नर राज तब लगेगा जब ये आखिरी पत्ता होगा, जब ये नजर आएगा ना कि इमरान खान तमाम कॉर्नर से जीत रहे हैं और केपी में वो जैसे चाह रहे हैं वैसे उनकी हुकूमत बनने जा रही है, तो फिर हो सकता है लग भी जाए। और अगर आप कहेंगे इसका कोई जवाब नहीं, तो पाकिस्तान में कौन से काम जवाब के साथ ही हो रहे होते। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान बादशाहों की तरह फैसले करता है, एक बकरी चराने वाले को लाके बिठा देता है। तो मरियम साहिबा की क्या क्वालिफिकेशन है? तो मरियम साहिबा इससे पहले कौन से इदारे चलाती रही हैं? या मरियम साहिबा की कौन सी कोई ऐसी वो है जो हम कहें कि जी वो एक बकरी चलाने वाला क्यों नहीं बन सकता सीएम भाई?
अगर एक पार्टी समझती है कि एक बकरी चराने वाला जो है, एक चाय बेचने वाला वजीर आजम बन सकता है, तो एक बकरी चराने वाला सीएम क्यों नहीं बन सकता? और जमहूरियत किस चीज का नाम है? और हम तो नहीं, मेरा ख्याल, मैं बेग साहब को हमेशा भाई की तरह इज्जत देता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और मैं उनसे कहीं किसी चीज पे वो नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है बकरियां चराना कोई इतना कोई ऐब वाला काम तो नहीं है। खजाना लूटने से बुरा काम नहीं है, लोगों के हकूक छीनने से बुरा काम नहीं है, लोगों के खून पसीने की कमाई पे अय्याशियां करने से बुरा काम नहीं है बकरियां चराना। तो मैं, अगर जमहूरियत इजाजत देती है तो कोई बात नहीं, बकरियां चराने वाले बैठ जाए, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन ही मैटर कर रही होती है तो मरियम साहिबा की क्या है? मुझे कोई बता दे कि उनकी ये क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो मेरिट के ऊपर आती है, सिवाय इसके कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। तो केपीके की जो सूरत हाल है इसमें आप देखिएगा, मेरा ख्याल है कि हमें इस मौके पे खास करके फैसला साजों को जरा एहतियात करनी चाहिए। केपी एक बड़ा सेंसिटिव सा सूबा है, वहां पे जो कुछ चल रहा है वो बड़ा सेंसिटिव है, और इसमें आई होप एंड आई प्रे एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह जो हमारे फैसला साज हैं वो ऐसा फैसला करेंगे जिससे मुल्क में कन्फ्रंटेशन बढ़ने के बजाय को थोड़ा बेहतरी हालत आए। अच्छा, मैं राणा साहब क्विकली जरा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, मैं जरा मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं इस बहस में नहीं जाता, ज़ाहिर है आपके और बेग साहब के अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं और बेग साहब इस पर जवाब जरूर दें आपको, लेकिन मुझे जरा जवाब देना चाहिए। जी दे दें आप, फिर मैं एक सवाल करना चाहता था राणा साहब से। जी दे दें जवाब बेग साहब। क्योंकि मैंने जो बकरियां चराने वाली बात की है ना, वो इन्होंने पकड़ ली है, और दूसरी बात यह है कि आप ये जो पीटीआई के ज़हनियत के सोच रखने हैं ना, वो फौरन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। अगर आप मुझसे मरियम का सवाल करते तो मैं मरियम का सवाल का जवाब देता, कंपैरिजन ना करता। जिसकी आप चाय वादे की बात कर रहे हैं, वो 23 साल गुजरात असेंबली का मेंबर रहा, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, इंडिया बना। मकसद ये है कि ये मैंने ऑफ कोर्स एवरी प्रोफेशन हैज ए रिस्पेक्टफुल वे, लेकिन आप उसको ओहदा नहीं दे देते, आप उसको पूरे मुल्क की भागदौड़ नहीं दे देते। जहां तक अच्छा आपने कहा जी वो करप्शन कर ली, वो तो 25-25 लाख में शराब के लाइसेंस बेच रहा था, ठीक है जी। ये इमरान खान ने चोरियां नहीं की, आपके सामने नहीं है। इसकी बेगम ने चोरियां नहीं की, ये किस केस में सजा हो रही है? ये अभी जो सजा अगले हफ्ते आएगी, ये 7 करोड़ का हार और वो जो घड़ी थी वो 29 लाख जमा कराए। तो मकसद ये है कि मैं हैरान हूं कि जब आप आर्गुमेंट दूसरों से, भाई नवाज शरीफ या मरियम का जवाब तो वो देंगे ना, हम तो उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है। आप एंकर जो उनसे सवाल कर रहे हैं, मैंने उसका जवाब देना है। तो बात यह है कि जब भी आप किसी ओहदे पे या किसी मुल्क की ऐसे निजाम पे किसी को बिठाते हैं तो कुछ खुदा का खौफ करके बिठाना चाहिए। जमहूरियत का यह मतलब नहीं है कि आप एक अनक्वालिफाइड आदमी की सिर्फ को इलेक्शन जीता, और इलेक्शन आपको भी पता है कैसे जीता है। ये 2018 में कैसे इलेक्शन जीता था इमरान खान, आप सबको नहीं पता। अभी आप कहते हैं ये 47 की गवर्नमेंट है, ये ओ भाई ऐसा नहीं है। ये मुल्क आपने तजर्बा करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मुल्क में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं हो सकते कि आप जिसको चाहे बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पार्टी है, आप उससे मशवरा करो, आप मशवरा करते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आपने मरियम साहबा को लिया, मैं समझता हूं उनको नहीं करना चाहिए था। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, 30 सेकंड राना साहब अपना। आदिल जो गवर्नर राज पे आपने कहा, इस केस के 5 स्टेजेस है। 1 ये है कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, जो आर्टिकल 130 में है। दूसरा ये है कि गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है। फिर ये आर्टिकल 109 में इजलास बुलाता है। फिर अगर वो इजलास के अंदर मेजॉरिटी नहीं लेता तो किसी और को कहता है। अगर फिर नहीं आती तो फिर आर्टिकल 112 आएगा। और उस है कि अगर चीफ मिनिस्टर उनका आ जाता है और वो काम करता है, और लेकिन अगर वो फेडरेशन के खिलाफ या उस पॉलिसीज़ के जाता है जिससे ये लगता है ये है कि ये पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो फॉलो नहीं की जा रही, जो एक रिलेशन है, तो फिर एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। तो वो एक मैकेनिज्म है। अगर ये नहीं फेल हो जाए तो हो जाए। आपने पूरा प्रोसेस के बाद का ये पॉसिबल। थैंक यू सो मच हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब, मोहसिन बेग साहब, इसारा राना साहब, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।